नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली आरपीएफ एसआई के पेपर सोल्व कर रहे हैं। आज हम करेंगे आरपीएफ एसआई का 2018 का जो 24 दिसंबर 2018 को हुआ था, उसकी शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना? सबसे पहला क्वेश्चन है, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? जो किसान सभा आंदोलन है वो किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? वो हुआ था आपका बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। किसान सभा आंदोलन की शुरुआत बिहार में हुई थी 1929 में। बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयास से गठित हुई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब देखो, बात आई है 1929 की, तो 1929 की एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। 1929 में एक लाहौर सेशन हुआ था कलकत्ता का लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पेपर में मोस्टली पूछा जाता है कि 1929 में कांग्रेस का कौन सा सेशन या सेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। उनके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने क्या की थी? पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, जो नील दर्पण पुस्तक है वो किसने लिखी? अगर मैं बात करूं नील दर्पण पुस्तक की, तो वो लिखी गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण पुस्तक लिखी थी दीनबंधु मित्र ने। नील दर्पण पुस्तक 1858 से 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया एक बंगाली नाटक था। यह पुस्तक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1859 ई में बंगाल में हुई नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। आपसे पेपर में पूछ सकता है कि जो भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था? वो आपका ये था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या स्त्रावित करता है? एड्रिनल ग्लैंड क्या स्त्रावित करती है? तो वो आपका कोर्टिसोल स्त्रावित करती है। अगर मैं बात करूं अधिवृक्क ग्रंथि कोर्टिसोल हार्मोन स्त्रावित करती है। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती हैं। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन एड्रेनलिन या एप्रिप्रोफिन और नार एड्रिलिन एवं नार एप्रिप्रेफिन, जबकि अधिवृक्क वल्कुट कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे इंडियन गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजागोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, जिसने 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत विभाजन की योजना अंतर्निहित थी। उल्लेखनीय है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती सी राजागोपालाचारी जी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? तो उसे में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, भारतीय संविधान का जो प्रथम भाग है वो क्या है? संघ उसके राज्य क्षेत्र। भारत के आधिकारिक नाम, राज्य क्षेत्र के घटक एवं संसद के राज क्षेत्र की सीमाओं संबंधी विषय उपबंधों वाला भाग है। भाग 1 में आपके 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 कहता है बच्चों, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ का नाम यूनियन और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध करता है।
अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण करता है या जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में, उनकी सीमाओं में या उनके नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। और जो अनुच्छेद 4 है वो कहता है इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन जो कि अनुच्छेद 3 में है। और संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई थी। इस उच्च न्यायालय की मूल पीठ प्रयागराज में एवं खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो पाबना किसान विद्रोह है वो निम्न में से किस राज्य में हुआ। जो पाबना किसान विद्रोह है वो आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था। पाबना किसान विद्रोह 1873 से लेके 1876 के मध्य पश्चिम बंगाल के पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना से शुरू हुआ। इस विद्रोह के मुख्यतः 2 कारण थे। ये जो विद्रोह हुआ इसके 2 कारण थे। जो प्रथम कारण था वो था जमींदारों द्वारा लगान में दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना। और दूसरा था 1859 के अधिनियम 10 के तहत काश्तकारों को जमीन पर मिले अधिकारों से जमींदारों द्वारा वंचित करना। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सामान्य स्थितियों में जो मानव रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। तो अगर मैं सामान्य स्थितियों की बात करूं तो उसमें होता है 7.4। रक्त सामान्य रूप से क्षारीय होता है। सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीय को दर्शाता है जबकि 7 से अधिक पीएच मान आपका क्षारीय को दर्शाता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर आपका रक्त होता है। उसके बाद है निम्न में से इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। तो आपके एंड्रिया आर्सोविक जो है वो तीरंदाजी से संबंधित नहीं है बल्कि वो एक पेशेवर सर्बियाई निशानेबाज हैं। इन्होंने 2015 में यूरोपीय खेलों एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो हर शिफ्ट में ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 10 की पावर -12, कभी 10 की पावर -9 ऐसा पूछ रहा है। तो एसआई पद्धति में गुणज 10 की पावर 24 का उपसर्ग क्या है। अगर मैं बात करूं 10 की पावर 24 तो उसका उपसर्ग होता है योटो। ठीक है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो बच्चों 10 की पावर 24 योटो, 10 की पावर 21 एटो, 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, 9 गीगा। 24 में योटो तो -24 में योक्टो, फिर हो जाएगा आपका -21 में जेप्टो, -18 में एटो और -15 में फेम्टो। ठीक है। ये आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2 बार लगातार ये कार्यकाल किया। देखो भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था 1950 से लेके 1962 तक, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल कार्यकारी राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि 1967 से 1969 तक रहा, सिर्फ 2 साल। उल्लेखनीय है कि नीलम संजीवा रेड्डी भारतीय गणराज्य में निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं तथा ये एकमात्र भारत में ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखो अब पूछेगा नहीं, अब आपसे अब के पूछेगा तो आपने 2 चीजें यहाँ याद रखनी है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 280 उसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है।
वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन हुआ है। आपने सबसे पहला याद रखना है, सबसे पहले जो थे वो थे केसी नियोगी। ठीक है, बस सबसे पहले याद रखो और अब प्रेजेंट के याद रखो। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अमुक्त माल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अगर मैं बात करूं अमुक्त माल्यदा पुस्तक तो ये कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण देव राय 1509 से लेके 1529 तक तुलु वंश का महान शासक था। कृष्ण देव राय ने तेलुगु में अमुक्ता माल्यदा एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा गया। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने नगलपुर नामक नए नगर, हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शक्ति। शक्ति मतलब पावर। पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। पावर ज्ञात करने का सूत्र होता है कार्य डिवाइडेड बाय समय। देखो, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय में की जाती है तो कर्ता की शक्ति W/T होती है, जहां W कर्ता द्वारा किया गया कार्य तथा T समय को प्रदर्शित करता है। P = W/T। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। पावर का SI यूनिट क्या होती है, पावर की SI यूनिट वाट होती है। इसे W से व्यक्त किया जाता है। शक्ति एक अदिश राशि है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। अगर मैं बात करूं फॉल्स स्टार्ट की तो उसका शब्द का प्रयोग होता है एथलेटिक्स में। ठीक है, फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग एथलेटिक्स में होता है। यदि कोई धावक संकेत दिए जाने से पहले अपने ब्लॉक को छोड़ देता है तो उसे फॉल्स स्टार्ट कहा जाता है तथा उस प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। कुछ प्रमुख खेलों से संबंधित शब्दावलियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखते हैं गोल्फ की। गोल्फ की होती है बच्चों बोगी, ऑल स्क्वायर, बर्डी, डोंगल, बंकर, वर्डी, डबल, ईगल। ठीक है, फुटबॉल की होती है फुल बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी, फ्री किक, स्वीपर। और क्रिकेट की होती है चाइनामैन, गुगली, मैडन, LBW, स्ट्रोक, पॉपिंग क्रीज, डेड बॉल और हुक। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बच्चों भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत एक संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित हुआ, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया, जो 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ। संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन थे। तो कौन थे, हिपोक्रेटिस थे। जो हिपोक्रेटिस को चिकित्सा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 5वीं शताब्दी ईपू यूनान में हुआ था। ये एक प्राचीन यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने प्राचीन यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं रेड फोर्ट की तो उसे लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। रेड फोर्ट को लाल किला के नाम से भी जाना जाता है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण प्रसिद्ध मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 में करवाया गया था। इस ऐतिहासिक इमारत में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखता है। शाहजहां के शासनकाल 1627 से 1657 स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई अन्य इमारतें हैं दीवाने आम, दीवाने खास,
दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। ठीक है, सारे आपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। अगर मैं बात करूं सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी तो 57.91 मिलियन किलोमीटर है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य और कुछ ग्रह के बीच की दूरी 57.9 मिलियन है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा जो है वो समाप्त करता है, पूर्ण कर लेता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद आता है बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका तापमान सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गटका जो है एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो गटका एक मार्शल आर्ट वो आपका पंजाब से संबंधित है। ठीक है, अब देख लेते हैं। लाठी खेला पश्चिम बंगाल से संबंधित है, थांगटा मणिपुर से संबंधित है, कलारीपयट्टू केरल से संबंधित है, मलखंब मध्य प्रदेश से संबंधित है, सिलंबम तमिलनाडु, मुष्टि युद्ध वाराणसी और काठी सामू आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की तो वो खोज की थी जे थॉमसन ने। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसका द्रव्यमान लगभग शून्य होता है तथा जिस पर इकाई ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अल्बानिया की राजधानी है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अब देख लेते हैं अल्जीरियाई राजधानी है, मुद्रा है दिनार। अंगोला लुआंडा राजधानी है और क्वांजा उसकी मुद्रा है। कनाडा ओटावा राजधानी है, डॉलर मुद्रा है। अजरबैजान बाकू राजधानी, मनात मुद्रा। और बुल्गारिया सोफिया राजधानी और लेवा इसकी मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 में यह उपबंध किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं और जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो वो मेसोफिल कहलाते हैं। ऊपरी एपिडर्मिस और निचले एपिडर्मिस के बीच पाए जाने वाले ऊतक मेसोफिल या मेसोफिल कहलाते हैं। मेसोफिल ऊतक क्लोरोप्लास्ट से बना होता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। अगर मैं बात करूं फिनलैंड की तो उसकी मुद्रा का नाम है यूरो। फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनोस्डेनियम क्षेत्रों में स्थित एक नॉर्डिक देश है। स्विट्जरलैंड की बात करूं तो राजधानी है बर्न, मुद्रा है फ्रैंक। नीदरलैंड्स की बात करूं राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यूरो। आयरलैंड की बात करूं तो डबलिन राजधानी है और यूरो मुद्रा है। नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो राजधानी है और क्रोन इसकी मुद्रा है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो बार बार याद करवाया बचपन में MBA। तो भारत की जो सीमा है वो किससे नहीं मिलती है, सेशेल्स से नहीं मिलती है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक महत्वपूर्ण देश है। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं, एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों का एक साथ दर्शाता है। तो कौन सा मैप है, टोपोग्राफिक मैप है जो इनको एक साथ दर्शाता है। टोपोग्राफिक मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। स्थलाकृतिक मानचित्र, जिसे सामान्य उपयोग वाले मानचित्रों के नाम से भी जाना जाता है, इसे अपेक्षिक वृहत मापनी पर बनाया जाता है। इन मानचित्रों में महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों जैसे ऊंचावच, वनस्पति, जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियों एवं परिवहन तंत्र आदि को प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। अधिकतम आयु सीमा तो कितनी होती है, इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 58 है उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। सबसे पहली वो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, मतलब 35 साल से ऊपर के हों, और तीसरी होती है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखें। अतः स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी प्रकार की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है लोकसभा के अस्थायी स्पीकर जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को आमतौर पर अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो टोटल 12 शेड्यूल हैं। जब आपका संविधान बना था जब 8 शेड्यूल थे, अब प्रेजेंट में 12 शेड्यूल हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, लेकिन बाद में संशोधन द्वारा संविधान में 4 नई अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। जो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा 1993 में संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। जो भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी उनके नेता थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मार्च 1977 जुलाई 1979 भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। 1977 में आम लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस को पराजित कर अपनी सरकार बनाई तथा मोरारजी देसाई को भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके अतिरिक्त मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है। अगर मैं बात करूं भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान की तो वो आपका हैदराबाद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1953 में सैद्धांतिक या व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है। अगर मैं बात करूं सनी डेज की तो ये पुस्तक लिखी है सुनील गावस्कर ने। सनी डेज पुस्तक किसने लिखी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त आइल्ड्स, रन्स एंड रूइंस तथा वन डे वंडर्स इनकी अन्य पुस्तकें हैं। इन्हें लिटिल मास्टर के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था। तो देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसका नाम बदल दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है।
91-92 में किसे मिला था? प्रथम प्राप्तकर्ता शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। वोल्गा नदी किस देश में बहती है? अगर मैं बात करूं वोल्गा नदी की तो ये आपकी रूस में बहती है। वोल्गा नदी रूस में बहती है, यह रूस की राष्ट्रीय नदी है। यह नदी मॉस्को के उत्तर पश्चिम में बलदाई पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बाघों में संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट टाइगर की तो 1973 में शुरू हुआ था। बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू की गई। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने, बाघों की घटती आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मरियाना की खाड़ी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? अगर मैं बात करूं मरियाना की खाड़ी तो वो आपकी प्रशांत महासागर में स्थित है। उसके बाद देख लेते हैं, देखो गर्त टोंगो प्रशांत महासागर, मिडनाओ प्रशांत महासागर और एटाकामा प्रशांत महासागर, प्यूटोरिका अटलांटिक महासागर, सूंडा दक्षिणी हिंद महासागर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है भारतीय पुरातत्व, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है किसके अंतर्गत आता है? ये आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्व अनुसंधान या संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है जो बोरोन तत्व है बी, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो उसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरोन आवर्त श्रेणी के समूह 13 में स्थित पी ब्लॉक का पहला तत्व है। यह एक रासायनिक तत्व है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है। इसे प्रतीक बी से दर्शाया जाता है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने थे जॉर्ज यूली। जॉर्ज यूली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में की गई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी या प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूली, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चारों आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है शब्द हाफ नेल्सन का उपयोग किस खेल में होता है? अगर मैं बात करूं हाफ नेल्सन का तो इसका उपयोग होता है कुश्ती में। ठीक है, अब देख लेते हैं मुक्केबाजी। मुक्केबाजी में क्या शब्द यूज होते हैं? पंच, अपरकट, राउंड, जैब, हुक, रिंग, बेल्ट, ब्लो, बाउंस आदि। शतरंज की बात करूं तो बिशप, गोमटिक, चेकमेट, स्टेलमेट, फिडे, नाइट रैंक, एटोरेटिंग। फुटबॉल की बात करें तो फुलबैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी, किक, फ्री किक, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्पीकर, थ्रो इन और बैक आदि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। एडिपिक अमल का IUPAC नेम क्या है? अगर मैं बात करूं एडिपिक अमल की तो वो है हेक्सेंडाइओइक अमल। हेक्सेंडाइओइक अमल जिसका सूत्र है CH2 और COOH ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें कैगा परमाणु की तो ये आपका कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है जो नोवाक जोकोविक है उनका उपनाम क्या है? तो नोवाक जोकोविक का उपनाम है नोली। ठीक है, नोवाक जोकोविक विश्व एक प्रसिद्ध सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविक सबसे ज्यादा एकल ग्रैंड स्लैम खिताब 24 जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका उपनाम नोली है। बस आपने इतना याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है,
उसके बाद देख लेते हैं तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती हैं, तो किस चीज की बनी होती हैं? लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? अगर मैं बात करूं जमींदार सभा तो उनकी स्थापना 1838 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48। नीति आयोग का पूर्ण नाम क्या है? तो सभी को पता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में शुरू किया गया था। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है नदी का वह ज्वारीय मुआना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है वह क्या कहलाता है? वह आपका एस्ट्यूरी कहलाता है। ठीक है। और है फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि सरकार अपने ब्रांड्स की खरीदारी उनकी परिपक्वता अधिक अवधि के पूर्व ही शुरू कर देती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहते हैं। यदि सरकार अपने ब्रांड्स की जो खरीदारी है उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व पहले ही शुरू कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? सस्ती मुद्रा कहते हैं। ठीक है। ये आज के आपके शिफ्ट के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।